देखिए बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो कूलाम का नियम की सहायता से केवल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात किया जा सकता है। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले पारस्परिक बल को ही कूलाम के नियम के माध्यम से गणना कर सकते हैं। लेकिन यदि कई आवेश हैं और कई आवेश बिंदु आवेश किसी बिंदु आवेश पर बल लगा रहे हैं, तो उस पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण से लगने वाला नेट बल उन आवेशों उस आवेश तथा अन्य आवेश के बीच लगने वाले वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी बीजगणितीय योग या उसको वेक्टर सम कहिए कि अन्य आवेशों के अलग अलग आवेशों के वेक्टर योग के बराबर होगा। यानी क्या बता रहे हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण से लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश और अलग अलग आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के वेक्टर योग यानी सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो न यानी यह तथ्य बताता है कि एक बिंदु आवेश पर अन्य अलग अलग आवेश के कारण से जो कितना विशिष्ट बल कार्य करेगा, ठीक न, वो उसके विषय में बताता है। यानी यह अन्य आवेश की उपस्थिति में उस आवेश पर लगने वाले बल प्रभावित नहीं होते हैं वो सभी। तो इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु आवेश Q1 पर अन्य बलों द्वारा लगने वाला नेट बल F1 बराबर क्या होगा, F12 यानी दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल, तीसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल, चौथे द्वारा पहले पर लगाया गया बल, डाट डाट करके इनमें द्वारा पहले पर लगाए गए बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी नेट बल अलग अलग आवेश द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होगा। इसी को बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब इसको देखा जाए कि अनेक बिंदु आवेश द्वारा किसी एक बिंदु पर लगने वाले बल को इस सिद्धांत के अनुसार कैसे हम गणना करेंगे। तो सपोज जी कि ये Q1 आवेश है, आपका Q2 आवेश, Q3 आवेश, ऐसे करके आपको n आवेश हैं और यह आपको इस पर Q1 आवेश द्वारा Q1 पर कितना आपको नेट बल लग रहा है इसकी गणना करनी है। तो ये तो आप जानते हैं कि कोई जैसे R21 कैप निकालनी होती है तो क्या होता है आपका R21 वेक्टर और बटा में उसके माड से भाग देते हैं उस वेक्टर के, यानी R21 वेक्टर अपान माड को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह आपको एकांक सदिश प्राप्त होता है। उस सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर एकांक सदिश दिशा में प्राप्त हो जाता है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि चाहे माड के रूप में है परिमाण, तो चाहे R21 का माड लिया जाए या R12 का माड लिया जाए वेक्टर का, दोनों सेम होगा। यानी R21 माड बराबर R12 माड, ये बराबर ही होता है। इस तथ्य को अब हमें यह देखना है कि आपका जो Q2 आवेश है और Q1 आवेश पर जो बल लगाता है वो बल की अगर गणना करनी है, यानी दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अगर माध्यम है तो Q1 Q2 अपान R21 वेक्टर का माड लिया जाता है यहाँ, और यहाँ R21 कैप ऐसे करके लिखते हैं। तो अब चूंकि इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यानी दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q1 Q2 और इसको R12 और R21 कैप ऐसे करके लिखा जा सकता है। उसी प्रकार तीसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 अपान R13 R31 कैप। इसी प्रकार चौथे द्वारा आपको पहले पर लगाया गया बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q4 अपान R14 R41 कैप ऐसे करके निकल जाएगा। इसी प्रकार F1N का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 QN R1N RN1 कैप। ये आपको परिणाम निकला। अब हमको नेट बल निकालना है, तो नेट बल अध्यारोपण के सिद्धांत से इसको निकाल दिया जाए। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत कह रहा है कि नेट बल F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 डॉट F1N ऐसे करके सबको जोड़ देंगे, पड़ा में निकल जाएगा। अभी मान इसका मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R12 यहाँ R21 कैप था। इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 अपान R13 R31 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q4 अपान R14 R41 कैप डॉट करके और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 QN R1N RN1 कैप ऐसे करके आपको मिलेगा सबका आपका। अब सबका पड़ामी अगर निकाल दे एक साथ लिख दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसको बाहर रख दिया जाए और इस तरह से लिख दिया जाए Q1 Q2 अपान R12 R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपान R13 R31 कैप डॉट लास्ट में क्या होगा आपका Q1 QN R1N RN1 कैप। ये आपको इस तरह से Q1 पर लगने वाले बल की गणना ऐसे करके आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपको Q2 पर भी लगने वाले अन्य आवेशों के द्वारा लिखा जा सकता है। तो यह आपको एक बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों द्वारा लगने वाले बल की गणना इस आधार पर आप कर सकते हैं।